हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम बात करेंगे 31st टॉपिक के बारे में, जिसमें हम देखेंगे गांधी युग 1917 से लेकर के 1947 तक सभी कुछ इसमें हम देखने वाले हैं गांधी युग से रिलेटेड। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एंड तक देखिए। और मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले सभी वीडियोज़ देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो वहाँ पे डाला गया, आप वहाँ से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हंटर कमेटी की नियुक्ति किसके लिए की गई थी। 1919 में हंटर कमेटी की जो नियुक्ति है वो किसके लिए की गई थी। यहाँ पे देखेंगे रॉलेट एक्ट की समीक्षा के लिए। पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ध्यान रखिएगा कि देखिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे लॉर्ड विलियम हंटर थे, इसलिए इसे आमतौर पर हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए इसे बनाया गया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं केवल और केवल बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये रॉलेट एक्ट की समीक्षा के लिए नहीं था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की समीक्षा के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा हम यहाँ पे और डिटेल में बात करना चाहें कि इस कमेटी में टोटल कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्यों की ये समिति थी, जिसमें 3 भारतीय शामिल थे, जिसमें थे सर चिमन लाल सितलवाड़ और पंडित जगत नारायण, और साथ ही साथ सुल्तान अहमद खां शामिल थे, राइट। निष्कर्ष क्या निकला इस समिति का, तो समिति ने जनरल डायर के कार्यों की आलोचना तो की, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। इसे भारतीयों ने सफ़ेद लिपापोती का करार दिया था, यानी व्हाइट वॉश का करार दिया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंपारण सत्याग्रह, तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट से। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यहाँ पे हम कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सविनय आंदोलन था, यानी सिविल एक तरह से डिसओबीडियंस था। हालांकि इसे प्रथम सत्याग्रह के रूप में अधिक जाना जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से गांधी जी ने चंपारण में पहली बार ब्रिटिश आदेशों की शांतिपूर्ण अवज्ञा की थी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आता है कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। तो ये तो हम सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चंपारण के जो कि स्थानीय किसान थे, ये राजकुमार शुक्ल, इन्होंने 1916 के लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं को देखने के लिए आमंत्रित किया था। तो दूसरा पॉइंट भी करेक्ट होता है। तीसरा चीज़ है कि तिनकठिया प्रथा के तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो यही एक यहाँ पर समस्या थी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था, बताइए। असहयोग आंदोलन जो है इसे स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। चौरी चौरा कांड 1922 की घटना थी, जिसे इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो बी यहाँ पे करेक्ट है। 1918 के अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार किसका प्रयोग किया था, तो पहली बार भूख हड़ताल यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 के बारे में असत्य कथन चुनिए। यह फसल खराब होने के बावजूद लगान माफ़ी के लिए था। ध्यान दीजिएगा कि खेड़ा, जो कि गुजरात में, फसल खराब हो जाने के कारण किसान लगान माफ़ करने की मांग कर रहे थे। राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल सामान्य से 25% कम हो तो लगान पूरी तरह माफ़ किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी और एक तरह से ये फिर विद्रोह हुआ था। तो ये पॉइंट करेक्ट है। विट्ठल भाई पटेल ने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। यहाँ पे कह सकते हैं कि गांधी जी के साथ विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और महादेव देसाई जैसे नेताओं ने इस सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका
निभाई थी, ये भी करेक्ट। तीसरा आता है गांधी जी ने यहाँ पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है क्योंकि हमने जस्ट ऊपर में देखा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कह सकते हैं हमें असत्य बताना है, असत्य कथन, तो केवल 3 यहाँ पर असत्य है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जानते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो करो या मरो का नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया, ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है, तो दांडी मार्च से मानी जाती है। दांडी मार्च जो है वो आपका 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रॉलेट एक्ट के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित पर विचार करिए। रॉलेट एक्ट, ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इस अधिनियम के अकॉर्डिंग सरकार को यह शक्ति दी गई थी कि वह राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रख सकती थी। ठीक है, सेकेंड कहे कि इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। यह भी बिल्कुल करेक्ट है कि इस कानून में बंदी को न तो वकील करने की अनुमति थी, न ही वह कहीं अपील कर सकता था और न ही कोई दलील दे सकता था, इसलिए इसे आम भाषा में बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या फिर काला कानून कहा गया। ठीक है, काला कानून के नाम से इसे जाना गया था, तो ये ध्यान में रखेंगे। करेक्ट। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू भारत रक्षा अधिनियम 1915 की अवधि समाप्त हो रही थी और ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ रही राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने और उन्हें स्थायी रूप से दबाने के लिए यह कानून लाई थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सत्य बताना है, इसलिए हम डी को टिक करेंगे। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था 1931 में, 5 मार्च 1931। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। बेलगांव जो कि कर्नाटक में, गांधी जी ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। यहाँ पर गलत है कि गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरी गोलमेज सम्मेलन जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर शामिल हुए थे, तो यहाँ पे कह सकते हैं असत्य के रूप में, तो ध्यान रखेंगे केवल 2 असत्य, ऑप्शन बी। गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था। उन्होंने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, ये पॉइंट याद रखेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभी नेताओं में ऐसे थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। 1942 के समय वायसराय कौन थे, तो 1936 से लेकर के 1943 तक वो जो थे उनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण जी शामिल नहीं थे, ऑप्शन सी। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस वर्ष लिखे थे। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने कब लिखा था, 1909 में। असहयोग आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। सही क्रम अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड हम जानते हैं ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 की घटना है। ठीक है, 1922। सेकंड पॉइंट है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, तो ये आपका घटना है 1920-21 की। ठीक है, 1920-21 की घटना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 के साथ ही स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ और 1921 के मध्य तक देश भर में विदेशी कपड़ों की होली जलाना एक प्रमुख गतिविधि बन गई थी। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार जो है वो नवंबर 1921 में जो कि किया जा रहा था। ब्रिटिश राजकुमार
प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को बॉम्बे पहुंचे थे। उनके आगमन पर पूरे भारत में हड़ताल और प्रदर्शनों के माध्यम से उनका जोरदार बहिष्कार किया गया था। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि सही तरीके से देखिए, सबसे पहले तो आपका 1920-21 होना चाहिए, राइट। तो यानी कि 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ऑप्शन बी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत किस तिथि को लौटे थे? तो ये तिथि हम जानते हैं 9 जनवरी 1915, जो कि हम इसे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हम याद रखेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से आंदोलन को वापस ले लिया था। यहाँ पर असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है, ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट ये है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और इसी बैठक में बारदोली प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया था। तो ये हमें याद रखना है कि कौन सा प्रस्ताव था, तो बारदोली प्रस्ताव था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने इस स्थगन का समर्थन किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे कई प्रमुख नेता इस अचानक स्थगन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तब इसे वापस लेना एक राष्ट्रीय आपदा थी। इसी मतभेद के कारण आगे चलकर के मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ पर यह पॉइंट गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है कि यह निर्णय चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण लिया गया था। तो गांधी जी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। चौरी चौरा में कई हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाने की घटना ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि देश अभी अहिंसक जन आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल सही था। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। हमें बताना क्या था, सत्य क्या है? तो सत्य 1 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण था फसल खराब होने के बावजूद लगान की वसूली करना। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में, ऑप्शन बी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे, श्वेत थे, और वे इनमें से एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कह करके इसका पूर्ण बहिष्कार किया था। सेकेंड पॉइंट है कि इनकी नियुक्ति समय से 2 वर्ष पूर्व ही कर दी गई थी। यहाँ पर भी बात करें तो 1919 के अधिनियम के अनुसार इनकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद 1929 में एक आयोग नियुक्त किया जाना था, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालिक सरकार ने राजनीतिक अस्थिरता के डर से इसे 2 वर्ष पहले ही 1927 में नियुक्त कर दिया था। ये भी सही है। तीसरा पॉइंट आता है कि इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की थी। यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में डोमिनियन स्टेट की स्पष्ट सिफारिश नहीं की थी। इसने द्वैत शासन को समाप्त करने और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही थी, लेकिन पूर्ण स्वराज या फिर डोमिनियन स्टेट की भारतीयों की मुख्य मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया था। तो तीसरा यहाँ पर गलत है। असत्य देखा जाए तो 3 यहाँ पर, ऑप्शन सी। पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था, ये हमें बताना। तो पूना पैक्ट हम जानते हैं गांधी जी और अंबेडकर जी, हाँ ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था ये आपका, गांधी और इरविन जी के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किनके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के मुख्य प्रस्तावों पर विचार करें। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये है कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग जो कि की गई थी, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, और इसी मुद्दे पर युवा नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और पुराने नेताओं के बीच मतभेद हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत है। सेकेंड क्या आता है कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल को खारिज करना था।
यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल को पूरी तरह खारिज कर दिया गया था और इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल और अल्पसंख्यकों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा आता है कि मौलिक अधिकारों की मांग। ध्यान रखेंगे नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों के लिए 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, जिसमें से महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी शामिल थे। तो ये पॉइंट करेक्ट है। तो अगर बताना है सत्य तो देख सकते हैं 2 और 3 करेक्ट होगा, इसलिए बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? पोस्ट डेटेड चेक के रूप में क्रिप्स मिशन को कहा था। ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम जो कि पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के कारणों पर विचार कीजिए। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को इरविन द्वारा ठुकराया जाना। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे, जैसे सैन्य खर्च में कटौती, भू राजस्व में कमी करना, नमक कर की समाप्ति करना, ये सारी चीज़ें रखी थी। लेकिन सरकार द्वारा इन मांगों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण गांधी जी ने आंदोलन का निर्णय लिया था। तो ये पॉइंट राइट है। नमक कानून का दमनकारी स्वरूप। देखिए नमक पर कर लगाना और उनके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार भारतीयों के लिए अत्यधिक दमनकारी और भावनात्मक मुद्दा था। गांधी जी ने इसे ही आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया क्योंकि यह समाज के हर वर्ग, अमीर या फिर गरीब से जुड़ा हुआ था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नेहरू रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार कर लेना। ये पॉइंट गलत है। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। वास्तव में कि कांग्रेस ने सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 1 वर्ष का समय तो दिया था 1929 तक, लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही था, हमें बताना है असत्य, इसलिए 3 को टिक करेंगे। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या था? इनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन बी। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहकर उन्हें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो कि संबोधित किया गया। गांधी इरविन समझौते 1931 के प्रावधानों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि तटीय क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि गांधी इरविन समझौते, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, के तहत ब्रिटिश सरकार तटीय गांवों के लोगों को अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने और इकट्ठा करने की अनुमति देने पर सहमति हुई थी। राइट। सेकेंड है कि हिंसा के दोषियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहाई दिया जाए। तो सरकार ने उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए हजारों लोगों को इसके बाद रिहा किया गया था। तो ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा है कि भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ करना। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि गांधी इरविन समझौते के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ करने या फिर उसे बदलने का प्रावधान शामिल नहीं था। गांधी जी ने इरविन से उसकी सजा कम करने का अनुरोध जरूर किया था, लेकिन इरविन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यह गांधी जी की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक का कारण भी बना। तो यहाँ पर यह पॉइंट गलत है। असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो यहाँ पे देखिए मोतीलाल नेहरू ने भी छोड़ा था, चित्तरंजन दास और राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताइए सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। असहयोग आंदोलन 1922। ठीक है, 1922, क्योंकि असहयोग आंदोलन का हम जानते हैं ये आपका 1920 होना चाहिए था, 22 नहीं है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। ऑप्शन बी होगा, कैसर ए हिंद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 34 कि पूना पैक्ट 1932 के परिणामों के संदर्भ में क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो देखिए पहला पॉइंट पे नजर डालते हैं कि
पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। इसके बदले संयुक्त निर्वाचक मंडल को अपनाया गया। पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के कैम्यूअल अवार्ड था, इसमें था। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में अमरण अनशन किया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। फिर क्या आता है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सीटें 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट था। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि यह गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता था। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पूना पैक्ट, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये एक ऐतिहासिक समझौता महात्मा गांधी जो उस समय यरवदा जेल में थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इस पर मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर और अन्य नेताओं ने हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ पे 2 और 3 बिल्कुल सही है, सत्य के रूप में ऑप्शन बी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफार खान के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी, फ्रंटियर गांधी के रूप में भी इसे जाना जाता है। गांधी जी ने अपना कैसर हिंद पदक जो है लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। यहाँ पर कह सकते हैं पहला पॉइंट तो करेक्ट है। और अगर हमें सत्य बताना है तो देखिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? देखिए 1942 में हम जब जानते हैं भारत का वायसराय कौन थे, तो मैंने ऊपर में आपको बताया था कि 1936 से लेकर के 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो का समय था, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पर ए को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष तक रहे थे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष तक। ध्यान रखेंगे गांधी जी का जो 1893 में एक भारतीय फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। और प्रस्थान की बात करें तो वो 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से भारत लौटे थे। तो यहाँ पे टोटल देखा जाए तो करीब 21 वर्ष का समय है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्धा योजना 1937 किससे संबंधित है? इनका संबंध शिक्षा से है, ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था? तो इनका नाम जो कि ध्यान में रखिएगा, एक तो उषा मेहता थी, ठीक है, उषा मेहता, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें देखना है एक और नाम था राम मनोहर लोहिया। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बी। दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसने की थी? तो ये जो तुलना है वो किया गया था किनके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। असत्य कथन हमें चुनना है। पहला पॉइंट है कि गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, करेक्ट है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की गई थी, ये पॉइंट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में अपने पहले आश्रम, जिसको हम लोग कोचरब आश्रम की स्थापना 1915 में की थी साबरमती नदी के किनारे, और वर्तमान साबरमती आश्रम को 17 जून 1917 को स्थानांतरित किया गया था। कुछ स्रोतों में स्थापना जो है वर्ष 1915 में माना जाता है, लेकिन साबरमती स्थल के लिए 1917 सही है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कि बी यहाँ पर एक तरह से सत्य हुआ, क्योंकि 1915 ऐसे माना जाता है, बाद में 1917 स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 15 देखने को मिलेगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 17 में किया था, ये करेक्ट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो कि सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना 1947 के बारे में असत्य कथन चुने। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के बारे में कि इसने भारत के विभाजन को स्वीकार किया, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि इसने 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता देने की बात कही थी, ये तो हम जानते हैं कि गलत हो गया, क्योंकि 47 होना चाहिए, 48 नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि इसने रियासतों को भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल होने की छूट दी, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि इस योजना के अनुसार रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या फिर पाकिस्तान में से किसी एक अधिराज्य में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें
असत्य बताना तो केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी के अफ्रीका प्रवास के दौरान स्थापित आश्रमों का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? तो देखो यहाँ पर 2 दिया गया, फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो देखो फिनिक्स सेटलमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में कहाँ पर की गई थी? डरबन में, ठीक है, डरबन में किया गया था। डरबन के पास की गई थी। यहाँ गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया और सामुदायिक जीवन के लिए प्रयोग किया। सेकेंड की बात करें तो टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है इसकी स्थापना 1910 में की जाती है। 1910 में जोहान्सबर्ग के पास की जाती है। तो यहाँ पर अगर सही क्रम देखा जाए तो एक और तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है कि चंपारण जांच समिति में गांधी जी की भूमिका के बारे में विचार करें। पहला पॉइंट है कि गांधी जी इस समिति के सदस्य थे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है कि गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन और बढ़ते दबाव को देखते हुए बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने एक जांच समिति गठित की थी। गांधी जी को इस चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का एक सदस्य बनाया गया था। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड आता है कि समिति ने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश दी थी। ये भी बिल्कुल सब करेक्ट है कि समिति ने गहन जांच के बाद पाया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। समिति ने सर्वसम्मति से सदियों पुरानी तिनकठिया प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की। ये करेक्ट है। तीसरा आता है कि किसानों को अवैध वसूली का 25% वापस करने की सहमति दी। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी करेक्ट है कि यस इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांधी जी ने शुरू में 50% धन वापसी की मांग की थी, लेकिन बागान मालिकों के 25% प्रस्ताव पर वे इस तर्क के साथ सहमत हुए कि वापस की जाने वाली राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बागान मालिकों को अपना झुकना पड़ा और उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 को गांधी जी के ने समर्थन क्यों दिया था, ये हमें देखना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने के लिए, ये तो करेक्ट है। तुर्की के खलीफा को न्याय दिलाने के लिए, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दें, दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में, यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है, डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन ए, गांधी जी ने 1934 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के धीमा पड़ने और 1934 में इसे आधिकारिक रूप से वापस लेने के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और सक्रिय राजनीति से औपचारिक रूप से संन्यास ले लिया। उनका मानना था कि कांग्रेस के भीतर उनके विचारों को लेकर के कुछ मतभेद उभर रहे हैं और वे नहीं चाहते कि उनके कारण संगठन में बाधा आए, तो इसलिए उन्होंने एक तरह से संन्यास दे दिया था। सेकंड पॉइंट है कि वह रचनात्मक कार्यों में लग गए थे। ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि राजनीति छोड़ने के बाद गांधी जी ने अपना पूरा ध्यान रचनात्मक कार्यों पर केंद्रित किया। उन्होंने वर्धा महाराष्ट्र में अपना केंद्र बनाया और अस्पृश्यता निवारण, ग्रामोद्योग, खादी के प्रचार, बुनियादी शिक्षा और ग्रामीण स्वच्छता जैसे कार्यों में लग गए थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं कि वाइकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में किससे संबंधित था। तो इसका संबंध क्या होगा? मंदिर प्रवेश और छुआछूत के विरोध में। तो यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। किसानों की लगान माफी ये गलत है, विदेशी सामानों का बहिष्कार ये गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी के संबंध में असत्य कथन चुने। तो असत्य कथन में पहला पॉइंट ये है कि गांधी जी 1942 में करो या मरो का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने ये नारा दिया था, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि गांधी जी ने भारत विभाजन के प्रस्ताव पर कांग्रेस कमेटी में समर्थन दिया था, ये गलत है। गांधी जी व्यक्तिगत रूप से भारत के विभाजन के खिलाफ सख्त खिलाफ थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। हालांकि जून 1947 में जब कांग्रेस कार्य समिति ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, तब उन्होंने भारी मन से इसे केवल इसलिए स्वीकार किया ताकि देश में और अधिक सांप्रदायिक हिंसा न हो। उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया था, बल्कि इसे एक अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार किया था। तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट टोटली गलत है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो ये तो थोड़ा सा सही है। 1917 में सफल चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। बदले में गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव कहा था। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और थर्ड सही है। और हमें क्या बताना था, असत्य कथन, तो केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। उम्मीद है यहाँ तक आप वीडियो के साथ बने होंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। और क्यूज का प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, फटाफट नीचे कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड